हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जिस वक्त आप इस वीडियो को देख रहे हैं। आज हम ईएम वेव्स की थ्योरी तो हमने अच्छे से पढ़ ली थी, एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन थ्योरी पढ़ ली थी। अब हम एनसीईआरटी के सारे पॉसिबल क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। जितने इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं सारे कवर करा दूंगा। इसके अलावा आपको एनसीईआरटी में कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फटाक से मैं एक चीज बता दूं आपको हमारे टेस्ट सीरीज के बारे में। अथर्व नीट यूजी टेस्ट सीरीज, अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी है, अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर रखी है, अनअकैडमी का कोई भी आपने पेड का एडवांटेज नहीं ले रखा, कोई भी पेड चीज नहीं ले रखी, तो आप टेस्ट सीरीज जरूर ले सकते हो। टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, टोटल 13 टेस्ट है, उसमें से 6 आपके फुल सिलेबस है और 7 आपके पार्ट टेस्ट है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग अनअकैडमी टेस्ट सीरीज लेते हैं और ऑल इंडिया रैंक प्रेडिक्शन इसमें आपको मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपेयर करते हैं। तो अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज अच्छी नहीं ले रखी तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन जरूर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हमारा सारांश बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, अप टू यू है। हमारा कोड याद रखिएगा QS10, क्वालिटी स्पीक्स 10। जब आप ये कोड लगाओगे तो आपको जो भी प्राइजेस लिखे हैं इसमें और डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, जितना मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट होगा मिल जाएगा। क्लियर है आपको? और बाकी एनसीईआरटी A to Z टेस्ट सीरीज ये नीट वाले स्टूडेंट तो ले ही सकते हैं, साथ ही साथ कोई बोर्ड का स्टूडेंट है तो भी ले सकता है। तो एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगा, लाइट सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अनअकैडमी का लाइट सब्सक्रिप्शन लेंगे, आप अनअकैडमी का लाइट सब्सक्रिप्शन जैसे लेंगे, ठीक है, आप जैसे ही लाइट सब्सक्रिप्शन लेंगे आपको मिल जाएगा। हमारा कोड लगा लेना, लाइट सब्सक्रिप्शन जैसे आप लोगे आपको सारी टेस्ट सीरीज आपके लिए खुल जाएंगे। ठीक है, आप टेस्ट सीरीज जो आपको मन करे वो टेस्ट सीरीज आप अपीयर कर सकते हो। टेस्ट सीरीज लास्ट मोमेंट में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन बैंक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? फिगर 8.6 shows a capacitor made up of 2 circular plates, each of radius 12 cm separated by 5 cm। तो यहाँ पे एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर में 2 सर्कुलर प्लेट है। ठीक है, द कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज बाय एक्सटर्नल सोर्स नॉट शोन इन द फिगर। एक कैपेसिटर को चार्ज करें बाय एक्सटर्नल सोर्स। द चार्जिंग करंट इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू 0.15 एम्पीयर। तो एक करंट से उसको चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स से चार्ज कर रहे हैं और जो करंट है वो क्या है? कांस्टेंट है, इक्वल टू 0.15 एम्पीयर। ठीक है, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। सबसे पहले पूछे कैपेसिटेंस क्या। तो कैपेसिटेंस, ये तो कैपेसिटेंस सवाल हो गया। कैपेसिटेंस क्या होता है? AE एप्सिलॉन नॉट बाय डी। AE एप्सिलॉन नॉट बाय डी। कैपेसिटेंस क्या होता है? AE एप्सिलॉन नॉट बाय डी। क्लियर है? तो ये तो सिंपल फॉर्मूला हो गया, सिंपल आपका, इसमें ईएम वेव से कोई लेना देना नहीं। तो अभी सर्कुलर प्लेट है, सर्कुलर प्लेट का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ठीक है, ओके। तो रेडियस कितना दे रखा है? ठीक है, रेडियस है 12 सेंटीमीटर, तो पाई 12 सेंटीमीटर, तो 12 इंटू 12 इंटू 10 की पावर -4 कर देंगे। ठीक है, सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर में था इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर 10 -4 कर दिए। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ठीक है, 8.85 इंटू 10 की पावर -12 अपॉन डी कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूट इन द प्लेट्स कितना है? डिस्ट्रीब्यूट इन द प्लेट्स कितना आ रहा है आपका? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 10 की पावर -2। इसको सॉल्व कर लीजिए फटाफट, इसको सॉल्व कर लीजिए फटाफट। हाँ, तो इसको आप अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करोगे? देखो, ये पाई है, ठीक है, दोनों बात को कैसे करोगे? 10 का -2 है तो 10 का -2 हो जाएगा, 10 का -2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 5 इंटू 12 इंटू 12 144 होता है, इंटू 8.85, ठीक है, इंटू 10 की पावर -14 हो जाएगा। ठीक है, -12 -2 -14 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या? अपॉन 5 है, यहाँ पर क्या? अपॉन 5, यहाँ पे अपॉन 5 है। तो कुछ अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं क्या? कुछ अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। पाई क्या होता है? 3.14। पाई क्या होता है? 3.14। पाई 3.14 होता है। तो 3.14 को 3 कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं, 144 को बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा बैलेंस करके चलेंगे, बैलेंस करके चलेंगे, है ना। जैसे इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया, इसको नंबर को छोटा कर दिया तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया। ठीक है, इसको 8.85 को 9 मान लेते हैं अपॉन 5, 5 3 0। ये कितना हो जाएगा? 90 इंटू 9 इंटू 10 की पावर -14। 99 810 इंटू 10 की पावर -4। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 8.1 इंटू 10 की पावर -12, मतलब 8.1 पिको फैरेड हो जाएगा। इसी के अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा। ठीक है, हमारे पास तो वो रहेगा, हमारे पास तो ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो बस ऑप्शन मैच करने के लिए होगा। क्लियर है?
आई होप द पॉइंट इज क्लियर। तो पहला हो गया कैपेसिटेंस, पहला हो गया कैपेसिटेंस आपका आ गया, ठीक है। तो 8.1 पिकोफैराड आ गया, अप्रोक्सीमेटली 8 के आसपास बेसिकली आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। ये सवाल आ सकता है आपके नीट में, ठीक है। एक सवाल मैं आपके मॉक टेस्ट में भी ऐसे दूंगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स कैसे फाइंड करते हैं, देखो कैसे फाइंड करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो Q इज इक्वल टू सीबी, आप जानते हो कैपेसिटर में Q इज इक्वल टू सीबी होता है, Q इज इक्वल टू सीबी होता है। अब डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स, तो dq बाय dt क्या हो जाएगा, dcv बाय dt, dq बाय dt क्या हो जाएगा, d ऑफ cv बाय dt। अब dq बाय dt क्या होता है, करंट होता है। अब यू नो डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट तो बराबर ही होता है, सेम ही वैल्यू होती है, कुछ भी लिखो, इसको लिख दो डिस्प्लेसमेंट करंट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन वाली बात थोड़ी है। dq बाय dt तो करंट होता है और डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट तो वैल्यू बराबर ही होती है, तो कुछ भी लिखो, क्या टेंशन है। और dcv बाय dt, अब कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस क्या कांस्टेंट होता है, कैपेसिटेंस कांस्टेंट होता है। अगर हम खुद से कैपेसिटर में छेड़छाड़ ना करें, खुद से कैपेसिटर में छेड़छाड़ ना करें तो कैपेसिटेंस कांस्टेंट होता है, तो c बाहर आ जाएगा, तो आ जाएगा dv बाय dt। और यही पूछा है, ये पूछा है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस डी बाई डी टी पूछा है। तो करंट अपॉन सी कितना हो जाएगा, डीवी बाई डी टी। करंट कितना है, करंट कितना आ रहा है, करंट कितना आ रहा है 0.15 एम्पीयर, करंट आ रहा है 0.15 एम्पीयर। तो 0.15 अपॉन 8.1 इंटू 10 की पावर -12, ठीक है, इंटू 10 की पावर -12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.15 अपॉन 8.1 इंटू 10 की पावर 12, ठीक है। अब 0.15 को ऐसे लिख सकते हो, 8.1 को अपने मन में देखो, 0.15 को ये 100 हो जाएगा, 8.1 को अपने मन में 8 मान लो, 8.1 को मन में 8 मान लो, ये 8 2 जा अराउंड 2 इंटू 10 की पावर 10, अराउंड 2 इंटू 10 की पावर 10 आ गया, अराउंड 2 के आसपास, 2 इंटू 10 की पावर 10 के आसपास हो जाएगा, ठीक है, वोल्ट पर लिखें या। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा इजी वे से बता दिया, आप इस वे से करोगे ना तो थोड़ा शॉर्टकट पड़ेगा, आप एनसीईआरटी के वे से करोगे तो थोड़ा दिक्कत पड़ेगा। और एक और चीज बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में ना इसका आंसर थोड़ा सा गलत दे रखा है, इसको भी ध्यान रखिएगा। जैसे ये एनसीईआरटी में से मेरा कितना है 8.1 पिकोफैराड आया, मतलब अप्रोक्सीमेटली 8 पिकोफैराड आया ना, अप्रोक्सीमेटली 8 पिकोफैराड आया। एनसीईआरटी में इसका आंसर लिखा होगा 80 पिकोफैराड। एनसीईआरटी का सोल्यूशन देखोगे, अगर आप एनसीईआरटी ऑफिशियल सोल्यूशन देखोगे तो 8 पिकोफैराड लिखा होगा, मतलब मेरा 8.1 आया, उनका 80 करके आया। 80 गलत आंसर है, वो एक 0 एक्स्ट्रा है, एनसीईआरटी में गड़बड़ी है, मैंने अपना आंसर चेक कर रखा है, तो ये आंसर सेट है। आप भी सॉल्व करके देख सकते हो, आप भी सॉल्व करके देख लेना, आपका यही आंसर आएगा 8.1 के आसपास, जहाँ पे 8 के आसपास आएगा। एनसीईआरटी में 80 गिवन था, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, नेक्स्ट पार्ट करते हैं, ऑब्टेन द डिस्प्लेसमेंट करंट अक्रॉस द प्लेट्स। तो बाबू जो कंडक्शन करंट है, अब ये जो करंट दे रखा है, ये कौन सा करंट है, क्या टेंशन लेना, जितना कंडक्शन करंट है डिस्प्लेसमेंट करंट है, तो 0.15 एम्पीयर। अगर ये कंडक्शन करंट है तो डिस्प्लेसमेंट करंट भी वही होगा, कितना होगा 0.15 ही होगा, बराबर ही होता है, हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। इस किरचॉफ लॉ जंक्शन रूल वैलिड एट ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, यस वैलिड। किरचॉफ जंक्शन रूल क्या होता है कि मान लो ये, अगर किरचॉफ जंक्शन रूल ये होता है कि जितना इनकमिंग करंट उतना आउटगोइंग करंट है। आप जानते हो ये है इनकमिंग करंट और ये है आउटगोइंग करंट। ये इनकमिंग करंट होता है आईसी, जो करंट कैपेसिटर के बाहर होता है, जो करंट कैपेसिटर के वायर, ये वायर्स है, ये वायर है, ये वायर है, ऐसे कर लेते हैं, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है और ये वायर है। तो वायर्स में जो करंट होता है, जो वायर्स में जो करंट होता है वो कौन सा होता है, कंडक्शन करंट। वायर्स में करंट क्या होता है, कंडक्शन करंट। और कैपेसिटर में जो करंट होता है, कैपेसिटर के अंदर जो करंट होता है उतना डिस्प्लेसमेंट करंट। तो अगर मैं ये जंक्शन मानूं, इस जंक्शन में इनकमिंग करंट देखो आईसी है, आउटगोइंग करंट आईडी है, और आई नो आईसी एंड आईडी बराबर, तो किरचॉफ फर्स्ट रूल वैलिड है। किरचॉफ फर्स्ट रूल ये क्या कहता है, किरचॉफ फर्स्ट रूल ये कहता है कि जितना इनकमिंग करंट है उतना ही आउटगोइंग करंट होना चाहिए, बराबर है। इनकमिंग करंट आईसी है, आउटगोइंग करंट आईडी है, और आईसी आईडी बराबर होते हैं, तो ये भी ट्रू, ये तो आ गया आंसर, ये क्या है डीएस, ये ट्रू हो गया, ठीक है, दे आर वैलिड। नेक्स्ट बात पे आते हैं फटाक से। ओके, पहला प्लेट कैपेसिटर मेड ऑफ सर्कुलर प्लेट्स ईच ऑफ रेडियस r 6 cm हैज कैपेसिटेंस 100 पिकोफैराड। कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 230 वोल्ट AC सप्लाई विद एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ 300 रेडियन पर सेकंड। व्हाट इज द RMS वैल्यू ऑफ कंडक्शन करंट। अच्छा सवाल है, ठीक है। इज द कंडक्शन करंट इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट करंट, इसका तो आंसर यस ही होगा। कंडक्शन करंट इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट करंट के आंसर तो यस है ही, ट्रू है ही, ट्रू है ही, ठीक है। ए पार्ट कर लेते हैं, ये आपके एनसीईआरटी सॉरी नीट 2021 का सवाल है, ये नीट 2021 का सवाल है, पहला पार्ट, ठीक है। तभी बोलते हैं कर लेना चाहिए,
एक्सरसाइज करके चले जाना चाहिए एनसीईआरटी के, ये नीट का सवाल है। ठीक है, देखो मेरे क्या करना है, बहुत सिंपल सवाल है। ठीक है, ये एसी सर्किट है, ये एसी सर्किट है, ये कैपेसिटर दे रखा है, इसका कैपेसिटेंस क्या 100 पिकोफैराड, कैपेसिटेंस कितना है 100 पिकोफैराड। तो पूछा है कंडक्शन करंट कितना होगा, व्हाट इज द कंडक्शन करंट। कंडक्शन करंट मतलब करंट इन द सर्किट, कंडक्शन करंट का मतलब होता है करंट इन द सर्किट, करंट इन द सर्किट कितना है। तो आप जानते हो एसी सर्किट के केस में आप जानते हो कि V, अब इतना तो पता है कि V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, ये तो फॉर्मूला आप जानते हो, ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। बट एसी सर्किट के केस में क्या होता है, जब एसी सोर्स होता है तब कैपेसिटर भी अपने रेजिस्टेंस शो करता है, कैपेसिटर इंडक्टर, रेजिस्टर तो अपना रेजिस्टेंस शो करता ही है, वैसे कैपेसिटर भी क्या करता है अपना रेजिस्टेंस शो करता है, जिसको हम बोलते हैं रिएक्टेंस, है ना। रिएक्टेंस का मतलब क्या हो गया, रेजिस्टेंस ही हो गया, रिएक्टेंस मतलब क्या होता है रेजिस्टेंस ही हो गया। बट थोड़ा सा डिफरेंट कर रहे थे, कैपेसिटर और इंडक्टर के, कैपेसिटर और इंडक्टर के रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम, रिएक्टेंस बोलते हैं। क्या बोला मैंने, कैपेसिटर और इंडक्टर के रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ कैपेसिटर लगा हुआ है, तो यहाँ पे V इक्वल टू आई आर जब करेंगे तो रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर लगेगा, रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर लगेगा। और आप जानते हो कि रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर कितना होता है, XC, जो जिसको हम रिएक्टेंस बोलते हैं, बेसिकली रिएक्टेंस बोलते हैं, कैपेसिटर रिएक्टेंस बोलते हैं। ये बेसिकली क्या है, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टर तो है नहीं यहाँ पे, तो रेजिस्टर का रेजिस्टेंस लगेगा नहीं, यहाँ पे कैपेसिटर है तो कैपेसिटर का रेजिस्टेंस आएगा। तो V इक्वल टू IX, V कितना दे रखा है, V कितना दे रखा है 230 वोल्ट। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने शायद आपको बताया था कि नहीं बताया था, हम मॉक टेस्ट में तो बताया होगा कि 230 वोल्ट एसी सप्लाई है। If nothing is given then it is RMS value. If nothing is given then it is RMS value. तो एसी सप्लाई वोल्टेज कितना है 230 वोल्ट, तो ये RMS वैल्यू है, तो RMS वैल्यू है। और एक और रूल याद रखिएगा, अगर आप यहाँ पे RMS रख रहे हैं, अगर ये RMS है तो I भी RMS आएगा, ये चीज याद रखिएगा फॉर्मूले। अगर ये RMS तो ये भी RMS आएगा, अगर ये V0 है तो ये भी I0 आएगा। यहाँ मैक्सिमम रख रहे हो तो I की भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, यहाँ RMS रख रहे हो तो यहाँ भी RMS वैल्यू आएगी। तो V RMS कितना हो जाएगा 230, क्यों लिखा तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हमने अभी जस्ट बताया मैंने, अगर नथिंग इज मेंशन्ड, इफ नथिंग इज मेंशन्ड 230 वोल्ट, नथिंग इज मेंशन्ड देन इट इज आरएमएस वैल्यू। आई आरएमएस हमको निकालना है, XC क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, XC क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 230 इंटू ओमेगा इंटू सी, ये हो जाएगा आई आरएमएस। ठीक है, 230 ओमेगा कितना होगा 2 पाई एफ इंटू सी, तो 230, हमने ऐसा कुछ सवाल कर भी रखा है शायद, 2 पाई एफ कितना, फ्रीक्वेंसी कितनी है, अच्छा एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे रखी है, पूरा ओमेगा ही दे रखा है 300, बहुत बढ़िया बात है, ओमेगा 300 दे रखा है, 2 पाई एफ ही पूरा ओमेगा ही दे रखा है, 300 दे रखा है। और कैपेसिटेंस कितना दे रखा है 100 पिकोफैराड, 100 पिकोफैराड, ये आपका आईआरएमएस आ गया। ठीक है, ये ओमेगा की वैल्यू दे रखी है 300, कैपेसिटेंस दे रखा है 100, तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली ओमेगा द एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो डायरेक्टली गिवन थी, तो उसको क्या कर सकते हैं 3 3 6 सॉरी 3 3 9 3 2 6, तो 69 हो गया। ठीक है, इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर -12, कितना हो जाएगा 69 इंटू 10 की पावर -7, या फिर लिख सकते हैं 6.9 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है, कितना हो जाएगा एम्पियर, ये होगी आईआरएमएस, ये होगी आईआरएमएस। आई द पॉइंट इज क्लियर, ये क्या हो गया आपका आई, ये आपका आईआरएमएस। और आईआरएमएस किसका पूछा है, वैल्यू ऑफ द कंडक्शन करंट। ठीक है, इज द कंडक्शन करंट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ट्रू, तो डिस्प्लेसमेंट करंट में कितना आ जाएगा, इतना ही आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट करंट में कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। क्लियर क्लियर, इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। ओके, अब देखो नेक्स्ट पार्ट, देखो नेक्स्ट पार्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है नीट के लिए, बड़ा अजीब है और थोड़ा टफ भी है। क्या है, डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस बिटवीन द प्लेट्स। मतलब 3 सेंटीमीटर इस पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, इस पॉइंट में कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। देखो ये कॉम्प्लिकेटेड है और नीट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नीट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एनसीईआरटी में भी कुछ खास ऐसा एक्सप्लेनेशन दे रखा, सो फॉर्मूला कुछ दे नहीं रखा। डिराइव कर सकते हैं, बहुत लंबा जाएगा और इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आप इसको स्किप कर सकते हो, इस पार्ट को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको बस थोड़ा सा एक हिंट दे रहा हूँ कि आपको भैया लगे ना कि छूट गया है, लगे ना कि आपको छूट गया है, तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। ठीक है, हिंट दे देता हूँ। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो है
डायरेक्टली गिवन है, इसका डेरिवेशन वगैरह कुछ नहीं गिवन है, बस गिवन है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी बिटवीन द प्लेट्स, मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स कितनी होगी, अपॉन 2 पाई आर। ये फॉर्मूला दे रखा है, ये फॉर्मूला दे रखा है। अब इसमें आर क्या है, डी क्या है, सब डिस्कस करते हैं, ठीक है, डिस्कस करते हैं। ये स्मॉल आर क्या है आपका, स्मॉल आर बेसिकली आपका 3 सेंटीमीटर, स्मॉल आर बेसिकली 3 सेंटीमीटर जो गिवन है, ठीक है। म्यू नॉट तो पता ही है आपको, ठीक है, म्यू नॉट पता ही है, म्यू नॉट पता ही है, स्मॉल आर म्यू नॉट तो पता ही है कितनी वैल्यू होती है। कैपिटल आर क्या दे रखा है, जो रेडियस दे रखा है, कैपिटल आर इज द रेडियस, कैपिटल आर इज द रेडियस, दैट इज 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आई पता है 0.15, ठीक है, 0.15। उसके बाद ये हो गया, और कुछ बचा है क्या, और कुछ बचा है, और कुछ बचा है, और कुछ नहीं बचा। इन वैल्यूज को आप पुट करोगे, इन वैल्यूज को आप पुट करोगे, आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है, इन वैल्यूज को आप पुट करोगे, आपको आंसर आ जाएगा। आई होप द पॉइंट इज क्लियर, आई होप द पॉइंट इज क्लियर। इन वैल्यूज को आप पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे एक चीज और याद रखनी, एक चीज और याद रखनी है कि आई करंट कितना है, तो 0.15, ये आरएमएस वैल्यू, 0.15 सॉरी 0.15 तो शायद लास्ट वो था, इसकी जांच कुछ और था, ये कर रखना पड़ेगा, ठीक है, ये कर रखना पड़ेगा, ये कर रखना पड़ेगा। इसका आई नॉट निकालना पड़ेगा, इसका आई नॉट निकालना पड़ेगा। आई नॉट क्या होता है, आई नॉट क्या होता है, आई आरएमएस इनटू √2। क्योंकि सवाल में आपसे क्या पूछा है, क्योंकि सवाल में आपसे क्या पूछा है, सवाल में आपसे पूछा था कि एम्पलीट्यूड बताओ, मैक्सिमम वैल्यू बताओ, मैग्नीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो आपको करंट में भी मैक्सिमम वैल्यू रखना पड़ेगा, करंट में भी मैक्सिमम वैल्यू रखना पड़ेगा। तो जो आईडी होगा वो कितना हो जाएगा, √2 टाइम्स जो भी था 6.9 इंटू 10⁻⁶ है। ये तो लास्ट क्वेश्चन का था। देखो उसको स्किप मार सकते हो, मैं पहले बता रहा हूँ, नीट में आएगा नहीं, ठीक है, थोड़ा सा मैंने बता दिया, ये रटने वाला ही हो गया, रटने वाले ही हो गया। फॉर्मूला दे रखा है, इसका डेरिवेशन है, इसका डेरिवेशन है, बट बहुत लंबा डेरिवेशन है, तो यू कैन कंप्लीटली स्किप दिस, यू कैन कंप्लीटली स्किप दिस, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। व्हाट फिजिकल क्वांटिटी इज सेम फॉर एक्स-रेज ऑफ वेवलेंथ इतना, रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना एंड रेडियो वेव्स ऑफ वेवलेंथ इतना। ऐसे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो इन सब के लिए सेम है? ये सब क्या है, एक क्या है सर, ईएम वेव्स, ये सब क्या है, ईएम वेव्स, ठीक है, रेडियो वेव्स, एक्स-रेज, रेड लाइट, ये सब क्या ईएम वेव्स। और आप जानते हो ईएम वेव्स की जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है इन एयर या वैक्यूम। तो विच फिजिकल क्वांटिटी इज सेम, दैट इज फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, सबकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है, सबकी लैम्डा डिफरेंट होता है। आप जानते हो गक्सू वेमर में सबका लैम्डा फ्रीक्वेंसी सब डिफरेंट होता है, पर सबकी स्पीड ऑफ लाइट सेम होगी इन एयर या वैक्यूम में सबकी स्पीड सेम होगी, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। 8.4 A plane electromagnetic wave travels in vacuum along z direction. What can you say about the directions of electric and magnetic field vectors? If the frequency of wave is 30 megahertz, what is its wavelength? पहले न्यूमेरिकल वाला कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी आप जानते हो c is equal to f lambda, c is equal to f lambda। स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है 3 × 10⁸। अगर मीडियम कुछ गिवन नहीं है तो आप एयर मान सकते हो, मीडियम गिवन नहीं है तो एयर मान सकते हो, क्योंकि और ऑप्शन क्या है, अगर मीडियम गिवन नहीं है तो तुम पानी तो मांग नहीं लोगे। If the medium is not mentioned, तो अकलमंदी क्या है, एयर माना जाए। ये तो नहीं मान लो कि भैया एयर इज नॉट मेंशनड, सॉरी मीडियम इज नॉट मेंशनड तो केरोसिन मान रहे हैं मीडियम को, ऐसा करना नहीं है। फ्रीक्वेंसी कितनी 30 मेगाहर्ट्ज, मेगा का मतलब होता है 10⁶, किलो होता है 10⁻3, 10⁻3 मतलब किलो, 10⁻6 मतलब मेगा, 10⁻9 मतलब गीगा, इनटू लैम्डा, इनटू लैम्डा कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 10 ये हो जाएगा 10 मीटर आ जाएगा। लैम्डा क्या आ जाएगा 10 मीटर आ जाएगा, लैम्डा 10 मीटर आ जाएगा। आई होप द पॉइंट इज क्लियर, आई होप द पॉइंट इज क्लियर। और एक और सवाल बचा था, और एक सवाल बचा था। व्हाट कैन यू से अबाउट द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रोफोर। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, अलोंग z डायरेक्शन, z डायरेक्शन में ट्रैवल हो रहा है, z डायरेक्शन में क्या हो रहा है, ट्रैवल हो रहा है, तो प्रोपगेशन z डायरेक्शन में हो रहा है, तो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, ठीक है। तो मैं एज्यूम कर रहा हूं अलोंग z लिखा है, तो और पहले तो ऑब्वियस ही बात है कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड किधर होंगे, एक्स और वाई एक्सिस में होंगे, ठीक है। तो जो डायरेक्शंस होंगी जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वो कहां पर होंगी, एक एक्स एक्सिस में होगी, एक वाई एक्सिस में होगी, ठीक है, एक एक्स एक्सिस में होगी, वाई एक्सिस में होगी। अब मैं और स्पेसिफिकली बोलूं अगर लेट्स से प्रोपगेशन, मैं स्पेसिफिकली बोलूं कहां पर होगी, अगर लेट्स से मैं एज्यूम कर रहा हूं प्रोपगेशन लिखा हुआ है अलोंग z डायरेक्शन, तो मैं इसको प्लस मान रहा हूं, ठीक है। तो अज्यूमिंग प्रोपगेशन क्या है, प्लस z है। प्लस z का मतलब क्या होता है, प्लस z डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, प्लस z डायरेक्शन मतलब क्या होता है, केक है। प्लस z डायरेक्शन मतलब क्या होता है, केक है।
तो प्रोपोगेशन का होता है प्लस डायरेक्शन मतलब होता है के कैप। अब के कैप कैसे आता है, आप हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, तो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो ई क्रॉस बी के अलॉन्ग होती है, जिधर ई क्रॉस बी होता है उधर स्पीड ऑफ लाइट होती है, उधर ही प्रोपोगेशन होता है, प्रोपोगेशन मतलब स्पीड ऑफ लाइट। तो तुम देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप में होगी और मैग्नेटिक फील्ड जे कैप में होगी, आपको इतना पता होना चाहिए आई क्रॉस जे क्या होता है, के कैप, आई क्रॉस जे क्या होता है, के कैप होता है। तो स्पीड ऑफ लाइट किधर होगी, के कैप में, स्पीड ऑफ लाइट के कैप में, के कैप नहीं है, के कैप नहीं है, स्मॉल के कर देते हैं यार, के कैप में है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप में है प्लस एक्स एक्सिस में, मैग्नेटिक फील्ड प्लस वाई एक्सिस में, जे कैप में है, इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप में है, तब आपकी स्पीड ऑफ लाइट के कैप में हो जाएगी। तो स्पेसिफिकली स्पीकिंग आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में होनी चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस में होनी चाहिए। A radio can tune into any station in the 7.5 megahertz to 12 megahertz band। तो ये रेंज है, रेंज कितनी है 7.5 मेगाहर्ट्ज से 7.5 मेगाहर्ट्ज से 12 मेगाहर्ट्ज बैंड, ये रेंज है, ठीक है। व्हाट इज द कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बैंड, अरे भैया अगर फ्रीक्वेंसी बैंड ये है तो वेवलेंथ बैंड कितना होगा, अभी डिस्कस किया था c = f लैम्डा, तो लैम्डा कितना हो जाएगा c/f। तो 3 × 10⁸ अपॉन 7.5 मीटर से 3 × 10⁸ अपॉन 12 मीटर। सॉल्व कर लेना, कोई बड़ी चीज तो है नहीं। तो आपको दे रखा था फ्रीक्वेंसी बैंड, आपको क्या दे रखा था, फ्रीक्वेंसी बैंड, फ्रीक्वेंसी बैंड आपको दे रखा, फ्रीक्वेंसी बैंड आपको दे रखा, पूछा था लैम्डा बैंड, लैम्डा बैंड कितना होगा c/c। तो मतलब इसके ये फ्रीक्वेंसी दे रखा है, इस फ्रीक्वेंसी कोरस्पॉन्डिंग लैम्डा कितना होगा c/। अच्छा एक और चीज और गलती कर दी है, मेगाहर्ट्ज है, 10⁻6 करना बाकी रह गया, मेगाहर्ट्ज 10⁻6 करना बाकी रह गया, 12 मेगाहर्ट्ज है तो लैम्डा कितना हो जाएगा c/f। तो ये रेंज हो जाएगी, यहां से यहां तक रेंज हो जाएगी। आप तो सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई टफ सवाल तो था नहीं। 8.6 A charged particle oscillates about its equilibrium position with a frequency of 10⁻9। मैं एज्यूम करो कि अपना कर सकते हो, ठीक है, इतना बहुत थोड़ा बहुत कर सकते हो कैलकुलेशन। A charged particle oscillates about its mean equilibrium position with the frequency of 10⁻9 Hz। What is the frequency of the electromagnetic wave produced by the oscillator? Answer is 10⁻9 Hz। समझे नहीं बात को, देखो क्या होता है ना, जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी वो डिपेंड करता है सोर्स पे, फ्रीक्वेंसी क्या होगी डिपेंड करता है सोर्स पे। मतलब जो भी आपका सोर्स है जो वेव प्रोड्यूस कर रहा है, जो भी आपका सोर्स है जो वेव प्रोड्यूस कर रहा है, वो किस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है, वही डिटरमाइन करेगा कि जो वेव एमिट हो रही है वो किस फ्रीक्वेंसी की है। नहीं समझे, देखो ईएम वेव की जो भी ईएम वेव जिस भी सोर्स से आ रही है, ईएम वेव जिस भी सोर्स से आ रही है, वो सोर्स जिस भी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा, जैसे ये सोर्स है, जैसे ये सोर्स है, ये सोर्स एक पर्टिकुलर f0 फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है, लेट्स से ये सोर्स f0 फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा, तो ये जब कोई भी रेडिएशन फेंकेगा उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी भी f0 होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द सोर्स, फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द सोर्स। ये रट लेना होता है कुछ कुछ चीजें, ये 9-10 हम लोग पढ़ते हैं, फ्रीक्वेंसी सोर्स की प्रॉपर्टी होती है, फ्रीक्वेंसी सोर्स की प्रॉपर्टी होती है। तो अगर चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट्स अबाउट इट्स मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन विद द फ्रीक्वेंसी इतना, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इतना ही होगा जितना सोर्स की फ्रीक्वेंसी होती है, जितना सोर्स जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है वही ईएम वेव की, जो ईएम वेव को प्रोड्यूस कर रहा है उसका वो होता है फ्रीक्वेंसी होती है। ये भी आपको समझ में आ गया। उसके बाद द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ऑफ एन हार्मोनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज V0, इतना दे रखा है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में मैक्सिमम वैल्यू जो दे रखी है वो कितनी है, 510 × 10⁹ टेस्ला, नैनो टेस्ला, पेंटिमल नैनो टेस्ला। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप जानते हो BC रूल, E0 = V0c, E0 = V0c, कितना हो जाएगा 510 × 10⁻9 × 3 × 10⁸ E0 = V0c। तो 15 ये कितना हो जाएगा, 3 × 3 15, और ये 10⁸ ये कट जाएगा, ठीक है, वोल्ट पर मीटर। I hope the point is clear. I hope the point is clear. अब 8.8 ट्राई करते हैं, चलो। Suppose the electric field amplitude of an electromagnetic wave is इतना and its frequency is इतना,
डिटरमाइन बी नॉट ओमेगा के एन लैम्डा, ठीक है। सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड, तो ई नॉट दे रखा है आपको 120 न्यूटन पर कूलम। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम भी होती है या वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हो, ठीक है, वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हो, या तो न्यूटन पर कूलम लिखो ऐसा यूनिट, या फिर वोल्ट पर मीटर लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 × 10⁻⁶ हर्ट्ज, ठीक है। मेगा था तो ये लिख दिया। डिटरमाइन बी नॉट, तो आप जानते हो पहले तो लिखेंगे ई नॉट इज इक्वल टू बी नॉट सी, तो ई नॉट 120/3 × 10⁸, ये हो जाएगा बी नॉट। 3 4 कितना 40 × 10⁻⁸, ये बी नॉट है। 3 4 40 40 × 10⁻⁸, ये बी नॉट हो गया। ऐसे तो 40 × 10⁻⁸ ऐसे। अब ओमेगा के लैम्डा पूछा है, चलो फाइंड करते हैं। ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ, दैट इज 2 पाई इंटू एफ कितना है, एफ है 50 इंटू 10⁻⁶, 50 इंटू 2 100 हो गया, तो पाई इंटू 10⁸, तो 3.14 इंटू 10⁸ रेडियन पर सेकेंड। Are you the point is clear? I hope the point is clear. क्लियर। अब लैम्डा देख लेते हैं, लैम्डा कैसे फाइंड करेंगे। वी नो दैट v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्मूले c इज इक्वल टू एफ लैम्डा 3 × 10⁸ अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 × 10⁻⁶, ये क्या हो जाएगा लैम्डा हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/50 × 10⁻²। ये 50 कितना 2 दैट इज 6 हो जाएगा, लैम्डा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, लैम्डा 6 हो जाएगा। ओके, लैम्डा 6 हो जाएगा। उसके बाद के कितना है, के क्या होता है एंगुलर वेव नंबर या फिर वेव वेलोसिटी या फिर वेव वेक्टर 2 पाई बाय लैम्डा, दैट इज 2 पाई बाय 6 हो जाएगा, दैट इज पाई बाय 3 हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 1 के आसपास है। पाई 3.14 होता है, पाई 3.14 होता है, 3.14/3 अप्रोक्सीमेटली 1 आ जाएगा, 1 मीटर इनवर्स, ठीक है। 2 पाई बाय लैम्डा है, ठीक है, रेडियन पर मीटर इनवर्स, रेडियन पर मीटर हो गया। I hope the point is clear. रेडियन पर मीटर हो गया। फाइंड द एक्सप्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये भी अजीब ही सवाल। फाइंड एक्सप्रेशंस ऑफ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अरे उसके लिए हमको बताना तो पड़ेगा प्रोपगेशन किधर हो रहा है, ठीक है, ये एजम्पशन बेस्ड है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बताना तो पड़ेगा ना कि किधर प्रोपगेशन हो रहा है। मान के चलो एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, मैं मान के चलो प्लस एक्स डायरेक्शन में प्रोपगेशन हो रहा है, ये एज्यूम करना पड़ेगा ना, गलत नहीं है, क्वेश्चन ही बेकार। इक्वेशन बता दो इलेक्ट्रिक फील्ड की, अरे भाई बताओ तो प्रोपगेशन किधर हो रहा है, कुछ नहीं बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, वो किधर है, कुछ बताया नहीं। तो आप जानते हो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, E = E0 sin ωt - kx, वही लिख देंगे, वही इक्वेशन बना देंगे। तो E = E0, E0 क्या हो जाएगा 120, ये कहां से आया, कुछ मेंशन तो सही से है नहीं, जो लिखा है मतलब अपने हिसाब से कर रहे हैं, अपने हिसाब से बना रहे हैं, कोई क्वेश्चन मेंशन नहीं है, कुछ ऐसी वैल्यूज मैंने एज्यूम कर रखा है, मैं एज्यूम कर रहा हूं प्लस एक्स डायरेक्शन, आप प्लस वाई भी कर सकते हो, प्लस जेड भी कर सकते हो, सभी करेक्ट होगा, प्लस एक्स डायरेक्शन कंसीडर कर रहा हूं। तो ωt - kx, ओमेगा कितना था, ओमेगा कितना आया था 3.14 × 10⁸ × t माइनस k कितना आएगा, k कितना आया था 1 के आसपास आया था, 1x हो जाएगा, x हो जाएगा, ये बन जाएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या होगा, वही होगा, सेम चीज V0 sin, यही चीज लिख देंगे, ये B0 लिख देना, B0 रख देना, B0 क्या है, B0 क्या है, ये है। तो ये इक्वेशन बन गई, कुछ खास नहीं है, आप इसमें आर्ग्यू कर सकते हो कि आपने प्लस एक्स ही क्यों लिया,
मन में आया, रात का समय है, मन में आया, प्लस एक्स डायरेक्शन ले लिया, कुछ मेंशन तो कुछ था नहीं, तो ऐसे ही था, ये नॉर्मल ही था, फर्जी था, सच्ची बताओ तो एक लाइन बोलू। In a plane electromagnetic wave, the electric field oscillates sinusoidally at a frequency इतना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट, अच्छा एक और चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फ्रीक्वेंसी होगी या मैग्नेटिक फील्ड की जो फ्रीक्वेंसी होगी वही ईएम वेव की फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी सबके सारे कंपोनेंट्स की सेम रहती है, ठीक है। ऐसा मत सोचना है ईएम वेव की फ्रीक्वेंसी कुछ अलग है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी कुछ अलग है, वो सेम ही है, ठीक है। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट्स साइनसॉइडली एट अ फ्रीक्वेंसी इतना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी इतनी मतलब ईएम वेव की फ्रीक्वेंसी इतनी है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है? एम्पलीट्यूड कितना है किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का 48 वोल्ट पर मीटर। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव और एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी एडजस्ट किया, लैम्डा कितना हो जाएगा? v बाय एफ या c बाय एफ लिख दो, 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन f कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10 की पावर 10, that is 1.5 into 10 power minus 2 मीटर। आप जानते हो E is equal to E naught equal to B naught C, B naught क्या हो जाएगा? E naught by C, that is 48 upon 3 into 10 power 8 कितना हो जाएगा? 3 1 जा 3 16 टेस्ला। देख लीजिए, ठीक है। तो 16 इंटू 8 हो गया और ये हो गया 1.5 इंटू 2 हो गया। शो दैट द, अच्छा एक और चीज, ये वर्ड जब लिखेगा शो दैट द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ये एनर्जी डेंसिटी का हमने जो एवरेज वर्ड लिखा है इसको इग्नोर मार, ठीक है ना। जैसे अभी तक हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, टोटल एनर्जी डेंसिटी, तो ये एक वर्ड एवरेज लगा देगा, एवरेज को आप इग्नोर मार देना, ठीक है। एवरेज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इक्वल्स एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वही है। एवरेज वर्ड को आप सिंपल इग्नोर मार दो, तो ऐसा होगा। लेट्स से एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का देख के वो पूछेगा एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एवरेज को इग्नोर मार। एनर्जी डेंसिटी ऑफ टोटल एनर्जी डेंसिटी ना आप देख के बोलेगा टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी, एवरेज वर्ड को इग्नोर मार देना। ऐसा पूछेगा टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव, मतलब टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव। तो आपको शो करना है कि एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या करना है आपको, बेसिकली करना क्या है भाई, शो कैसे करेंगे, हमें तो पता ही इक्वल होता है। आप एक बार फाइंड करना एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी बोलो या फिर एवरेज एनर्जी डेंसिटी बोलो, एक ही बात है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। और एक बार कैलकुलेट करना हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट, ठीक है। अब फाइंड करने की कोशिश करना, या तो होमवर्क ले लो, देखना इक्वल आएंगे, देखना इक्वल आएंगे, ठीक है, देखना इक्वल आएंगे। एप्सिलॉन नॉट आपको पता है 8.85 इंटू 10 टू माइनस 12, ठीक है। और यहाँ पे आरएमएस वैल्यू रखेंगे, आप जानते हो आरएमएस वैल्यू रखेंगे, क्यों? अभी कंपोनेंट की बात हो रही है। दिस इज द एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में ई आरएमएस आता है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में आरएमएस आता है, ठीक है। तो आरएमएस वैल्यू रखने ना, इसकी भी आरएमएस वैल्यू रख देना, ठीक। और म्यू नॉट कितना है, म्यू नॉट कितना है ये तो आपको पता ही है, फैक्ट है ये, नीट में तो नहीं आएगा, नीट में तो नहीं आएगा, तो फैक्ट याद रखना है। म्यू नॉट वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई इंटू 10 माइनस 7, 4 पाई इंटू 10 माइनस 7। और आरएमएस वैल्यू आप जानते हो कि आरएमएस वैल्यू क्या होती है, ये आरएमएस क्या हो, ई नॉट बाय रूट 2, ये आरएमएस क्या होगा, ई नॉट बाय रूट 2। ट्राई करके देखना, इट्स अ फैक्ट, इट्स अ फैक्चुअल थिंग, हमको कोई न्यूमेरिकल तो है नहीं, कोई बस प्रूफ करना है। प्रूविंग है तो आप दोनों फाइंड कर लो, प्रूव हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर? आई होप द पॉइंट इज क्लियर। सपोज दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज इतना। तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है कितनी दे रखी है? E इज इक्वल टू 3.1 cos दिस मच प्लस इतना। तो देखो इसमें cos है, तो cos से क्या फर्क पड़ेगा? आंसर से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, साइन भी हो सकता है, cos भी हो सकता है, ये कोई मैटर नहीं करता, ठीक है, कोई मैटर नहीं करता, टेंशन वाली बात नहीं है। साइन हो कॉज हो टेंशन वाली बात नहीं, मैटर नहीं करता, टेंशन मत लेना, कॉज को लेकर टेंशन मत लेना। अब देखो व्हाट इज द डायरेक्शन प्रोपोगेशन। तो डायरेक्शन प्रोपोगेशन के लिए क्या करते हैं हम, साइन और कॉस के अंदर वाला टर्म देखते हैं।
तो यहाँ पे कॉस है क्या, कॉस से फर्क नहीं पड़ता, हमको अंदर वाला टर्म देखना है। अंदर वाला टर्म देखो क्या है, वाई में एक्सप्रेस्ड है, ठीक है, के के सामने वाई लगा हुआ है, के वाई प्लस ये ओमेगा है, ठीक है, ये ओमेगा है, ये क्या दे रखा है, ये ओमेगा है, जो ओमेगा है, तो ओमेगा टी है, ओमेगा टी है, और ये के है, ये के है, और के के साथ वाई लगा हुआ है, के के साथ वाई लगा हुआ है। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या हो जाएगा, पहला तो वाई में होगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन वाई में होगा, और आपने नोटिस किया होगा के वाई और ओमेगा टी इनके साइन सेम है, हमने डिस्कस किया था, अगर के वाई अगर अंदर के दोनों टर्म साइन सेम होते हैं तो प्रोपगेशन माइनस में होता है, प्रोपगेशन क्या होगा, माइनस वाई एक्सिस में, प्रोपगेशन किस में होगा, माइनस वाई एक्सिस में। हमने डिस्कस किया था ये लास्ट लेक्चर में, मतलब थ्योरी में डिस्कस किया था, अगर के वाई और ओमेगा टी ये दोनों सेम साइन के होते हैं तो माइनस एक्स में प्रोपगेशन होगा। व्हाट इज द लैम्डा, वेवलेंथ लैम्डा, सिंपल ही है, के कितना दे रखा है 5.4 × 10⁻⁶। अब ये तो बच्चों वाली चीज है, के क्या होता है 2 पाई बाय लैम्डा इज इक्वल टू 5.4 × 10⁻⁶, तो सब लैम्डा निकाल सकते। फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, पूछिए, फ्रीक्वेंसी पूछ रखी है, तो आप जानते हो ओमेगा दे रखा है, अरे मैंने गलती कर दी, शिट आई एम सॉरी, के था 1.8, इसको ऐसे कर लो, इसको ओमेगा कर लो, जैसे खुद बोला बच्चों ने चीज और बच्चों ने गलती भी कर दी, वाह। और ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ, ठीक है, ओमेगा दे रखा है 2 पाई एफ, तो एफ कितना हो जाएगा 5.4 × 10⁻⁶ अपॉन 2 पाई, ये हर्ट्ज इतना हो जाएगा। अब डिपेंडिंग ऑन द ऑप्शंस हम सॉल्व कर लेंगे, पाई में तो पाई में छोड़ देंगे जैसा भी है, ठीक है। ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा कितना हो जाएगा, अब ओमेगा तो फाइंड कर लिया, अब के कितना है 1.8, के कितना है 1.8, के कितना है 1.8, के कितना है 2 पाई बाय लैम्डा, के कितना होता है 2 पाई बाय लैम्डा इज इक्वल टू 1.8, के होता है 2 पाई बाय लैम्डा इज इक्वल टू 1.8, तो लैम्डा कितना हो जाएगा 2 पाई अपॉन 1.8, ये क्या हो जाएगा लैम्डा हो जाएगा, ये लैम्डा हो जाएगा। What is the amplitude of magnetic field? What is the amplitude of magnetic field? E नॉट दे रखा है आपको, E नॉट कितना है, ये E नॉट है, E नॉट कितना है 3.1, E नॉट है 3.1, ठीक है, E नॉट इज इक्वल टू बी नॉट सी, E नॉट इज इक्वल टू बी नॉट सी, ठीक है, E इज इक्वल टू बी सी रूट, तो 3.1 अपॉन 3 × 10⁸, ये कितना हो जाएगा बी नॉट हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 3 मान लोगे तो 10⁻⁸ टेस्ला, ये बी नॉट हो जाएगा। व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ऑफ द वेव, एक्सप्रेशन सेम रहेगा, एक्सप्रेशन सब कुछ सेम रहेगा, बट ये रह जाएगा बस, b इज इक्वल टू सेम रहेगा, बट यहाँ पे 3.1 ना लिख के बी नॉट रखना पड़ेगा, बी नॉट रखना पड़ेगा 10⁻⁸, फिर cos ये चीज सेम रहेगी, ये आइडेंटिकल रहेगी, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, सेम फेज में होते हैं, ठीक है, इनका बिहेवियर सेम होता है। तो सेम फेज कैसे डिफाइन होता है, इसको बोलते हैं फेज, ये पूरे टर्म को बोलते हैं फेज, इस पूरे टर्म को बोलते हैं फेज, इस पूरे टर्म को बोलते हैं फेज। तो मैंने डिस्कस किया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सेम फेज में रहती है, सेम बिहेवियर शो करती है, बिहेवियर मतलब फेज, तो ये इस पूरे टर्म को क्या बोलते हैं फेज। जब फेज सेम है तो एग्जैक्टली सेम चीज आएगा, ये टर्म एग्जैक्टली सेम, ये टर्म एग्जैक्टली सेम रहेगा, बट यहाँ बी नॉट आ जाएगा, यहाँ बी नॉट आ जाएगा। और एक और चेंज, लेट से यहाँ पे लेट से ये ई जेड होता, तो जैसे प्रोपोगेशन वाई में हो रहा है, प्रोपोगेशन वाई में हो रहा है, लेट से ये ई जेड होता तो यहाँ पे बी एक्स करना पड़ता, लेट से प्रोपोगेशन ने वाई एक्सिस ले लिए, लेट्स ये तो क्वेश्चन में गिवन है कि प्रोपोगेशन वाई एक्सिस में, तो लेट से एक और चीज गिवन होती कि इलेक्ट्रिक जेड एक्सिस में, बस यहाँ पे लिख देना होता है बी एक्स लिखना होता, क्योंकि जेड एक्सिस, लेट में एग्जांपल दे रहा हूं आपको, पूछ सकते हो कि आपको इलेक्ट्रिक जेड एक्सिस में, अरे लेट से सवाल में गिवन है कि ई जेड लिखा है, लेट से ई जेड लगा है, तो जेड एक्सिस तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया, तो जेड एक्सिस को इलेक्ट्रिक फील्ड ने ले लिया, प्रोपोगेशन वाई एक्सिस में बचा एक्स एक्सिस, तो तुमको यहाँ बी एक्स लिखना पड़ेगा, बस ये चीज का ध्यान रखना, ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना, इस चीज का ध्यान। इसको आप फाइंड कर लोगे, क्या मैं होमवर्क दे सकता हूं, क्या मैं होमवर्क दे सकता हूं, मैं आंसर लिखवा दूं क्या, इसके आंसर लिखवा दूं क्या,
आप फाइंड कर लोगे। ये अप्रोक्सीमेटली 3.5 है, ये अप्रोक्सीमेटली 86 इंटू 10⁶। मुझे कुछ गड़बड़ क्यों लग रहा है ये, फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है मेरे को। एक बार चेक कर लेना बाबू, चेक कर लेना, ठीक है, चेक कर लेना। ये 3.5 आ रहा है, ये अप्रोक्सीमेटली करके देख लेते हैं, चलो करके देख लेते हैं। 5.4 अपॉन 2 इंटू 3.14, 3.14 को 3 मान ले, 3.14 को 3 मान ले तो 5.4 अपॉन 6 इंटू 10⁶। तो क्या लिख सकते हैं, 54 इंटू 10⁶। तो 6 9 राइट, 54, 6 9 54, तो 9 इंटू 10⁵, 9 इंटू 5 आ गया, हर्ट्ज आ गया, 9 इंटू 5 हर्ट्ज आ गया। कुछ तो गड़बड़ है, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, ठीक है। मैंने 3.14 नहीं माना तो माना ये 8.6 आता, ये एक्चुअली 8.6 आता है, ये आंसर आना चाहिए था। एक बार चेक कर लीजिएगा, हो सकता है मेरी गलती हो गई हो सकता है मेरी गलती हो गई, चेक कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। बस लग तो नहीं रहा है कुछ गलती है, ठीक है, ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। आप मैंने अप्रोक्सीमेटली 9 10⁵ आ रहा है, बट एक्चुअली में 8.6 इंटू 10⁵, ठीक है, वो थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया हमने। ऐसे ही इसका आंसर ये होना चाहिए 0.86 मेगाहर्ट्ज, ये आंसर होना चाहिए। एनसीईआरटी वाले भी गलती कर ही देते हैं, 0.86 मेगाहर्ट्ज होना चाहिए। बाकी हो सकता है मेरे से भी गलती हो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, इसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3.14 को 3 मान लो, 18 को ऐसे 10 मान लो, ठीक है, 1.8 है, 18 10, ठीक है, तो 6 3 तो 10/3 कितना होता है, 10/3 3.33, ये तो अप्रोक्सीमेटली सेम आ गया, 3.5 के आसपास आ गया, ठीक है। 18 को 1.8 को 18/10 लिखा, 2 पाई को 3 मान लिया, 3.14 को 3 मान लिया, 3.14 को 3 मान लिया, 6 3 3.33 आ रहा है, मतलब सही आ रहा है, ये अप्रोक्सीमेटली सही। ये देखो सॉल्व एग्जांपल है, सॉल्व एग्जांपल, इसको भी देख लो, सॉल्व एग्जांपल को भी देख लो, फटाक से देख लो, सॉल्व एग्जांपल को भी, सॉल्व एग्जांपल को भी फटाक से देख लीजिए। क्या लिखा है, द मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय by इज इक्वल टू इतना sin इतना, ठीक है। ये है kx ओमेगा t, ये k है, ये ओमेगा, ये k है, ये ओमेगा है। ये k है और ये ओमेगा दे रखा है। What is the wavelength and frequency of the wave? कर सकते हो, मैं चलो थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, फास्ट कर लेते हैं, फास्ट। इनके अकॉर्डिंग तो जाया ही मत करो। एक तो सॉल्विंग बहुत बेकार होती है इन लोग की, कतई बेकार होती है। वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी हम खुद फाइंड कर लेंगे भाई, मत तुम करो, तुम खुद मत करो, तुम रहने दो, हम खुद फाइंड कर लेंगे, टेंशन ना लो यार। सॉल्व एग्जाम्पल को देखना ही कभी कभार ना अलग ही दर्द है कि नहीं? ठीक है, हम खुद कर लेंगे भैया। के कितना दे रखा है, शांत रहो। के कितना दे रखा है, 0.5 इंटू 10⁻3। के कितना होता है, 2 पाई बाय लैम्डा, दैट इज 0.5 इंटू 10⁻3। तो 0.5 को क्या लिख सकते हो, 0.5 को लिख सकते हो, हाफ लिख सकते हो, तो 4 पाई अपॉन 10⁻⁻3, ये हो जाएगा लैम्डा। तो पाई को 3 मान लो, 4 3 12, तो 12 इंटू 10⁻3। इस तरीके से करो, ठीक है। तो 1.26 सेंटीमीटर वो अप्रोक्सीमेटली वही आ गया, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये मीटर में आया, सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर में हो जाएगा, दैट इज 1.2 सेंटीमीटर। तो 1.2 सेंटीमीटर ना होके 1.26 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। आप जानते हो ना 1 मीटर कितना होता है, 1 मीटर होता है 10⁻2 सेंटीमीटर। तो मीटर को क्या लिखा, 10⁻2 कर दिया, 1 मीटर को इस जगह 10⁻2 सेंटीमीटर कर दिया,
तो 10⁻³ 10⁻1 बन गया। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, 1 मीटर की जगह क्या लिया, मीटर की जगह क्या रख रहा है, मीटर की जगह क्या रखा है 10⁻2 सेंटीमीटर, और 10⁻2 सेंटीमीटर जैसे रखा तो 10⁻3 इंटू 10⁻3 इंटू 10⁻2 क्या बन गया 10⁻1 बन गया। ये तो नॉर्मल सॉल्विंग आनी चाहिए। अब खुद फाइंड करना, चलो खुद क्या फाइंड करो, ओमेगा निकल लेते हैं। ओमेगा कितना है 1.5 इंटू 10⁻11, तो 2πs is equal to 1.5 into 10⁻11। अपॉन 2π, तो 2π को इसको क्या लिख सकते हैं 2 into 3 लिख सकते हैं, ठीक है 2 into 3 लिख सकते हैं, कोई दुख तो नहीं, 3.14 को 3 लिख सकते हैं, जी हो जाएगा 0.5, ठीक है। तो 0.25 इंटू 10⁻11, और आई कैन से 25 इंटू 10⁻9, और 10⁻9 को क्या बोलते हैं गीगा बोलते हैं, अभी डिस्कस किया। 10⁻3 किलो, 10⁻6 को मेगा, 10⁻9 को गीगा बोलते हैं। 25 गीगाहर्ट्ज, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इतना आ गया 23.9। हमको तो अप्रोक्सीमेशन से मतलब है, हम तो ऑब्जेक्टिव वाले बनते हैं, हम तो टिक मारते हैं। सबसे हमको कौन सा एग्जैक्टली डेसिमल तक वैल्यू चाहिए, हम तो टिक मारेंगे अप्रोक्सीमेट लगा के। एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैंने क्या बताया इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा, तुम ध्यान से देखो। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। देखो बी के साथ वाई लगा हुआ है, बी के साथ वाई लगा हुआ, तो मतलब वाई एक्सेस तो बी ने रिजर्व कर ली, वाई एक्सेस तो बी ने रिजर्व कर ली। प्रोपोगेशन किस में हो रहा है, एक्स में हो रहा है, प्रोपोगेशन एक्स एक्सेस में हो रहा है, ठीक है। तो प्रोपोगेशन एक्स में हो गया, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो देखो जेड में आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जेड में आएगी, क्योंकि प्रोपोगेशन ने एक एक्सेस ले ली, मैग्नेटिक फील्ड ने दूसरी एक्सेस ले ली, तो तीसरी एक्सेस जो बची है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पास आएगी, ठीक है। और एक्सप्रेशन सेम रहेगा, एक्सप्रेशन सेम रहेगा, ये एक्सप्रेशन एग्जैक्टली सेम रहेगा। बस यहाँ पे दिक्कत क्या होगी, दिक्कत इन द सेंस चेंज क्या होगा, यहाँ पे बी नॉट टाइम के ई नॉट होगा, बी नॉट की जगह ई नॉट होगा, और ई नॉट को हम पता नहीं कितनी बार 75 बार निकाल चुके हैं, ई नॉट इज इक्वल टू बी नॉट सी करके, ठीक है। बी नॉट गिवन है तो ई नॉट तुरंत निकाल सकते हैं, ई नॉट इज इक्वल टू बी नॉट सी करके हमारा ई नॉट, और बाकी सब कुछ सेम, बाकी सब कुछ सेम। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल करते हैं। ऑलराइट गाइस, करते हैं ये क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सिमिलर है, ये दोनों क्वेश्चन सिमिलर है। मैं 1 मिनट तुमको अभी जो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे वो आपको बता दूं जरा, मैं 1 मिनट जरा। अभी हम जो कर रहे थे इसी का पैटर्न, पहले एक और थोड़ा एग्जांपल कर लेते, जब हम लोग एक टाइप क्वेश्चन कर रहे थे एक साथ ही कर ले। देखो, अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 25 मेगाहर्ट्ज ट्रैवल्स इन फ्री स्पेस अलोंग द एक्स डायरेक्शन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 6.3 जे कैप वोल्ट पर मीटर। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 6.3 जे कैप वोल्ट पर मीटर। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट, ठीक है। तो पहले तो मैग्नीट्यूड तो बता ही सकते हैं, E इज इक्वल टू बी सी, E इज इक्वल टू बी सी से, ठीक है, E इज इक्वल टू बी सी से, तो B कितना आ जाएगा E बाई सी, तो सिंपल आ गया, B इज इक्वल टू E बाई सी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड आ गई। अभी E इज इक्वल टू बी सी रूल से हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली। अब बचा है डायरेक्शन क्या निकाले, डायरेक्शन क्या निकाले। अब देखो जो प्रोपोगेशन है, प्रोपोगेशन क्या है अलोंग द एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन लिखा है मतलब हम प्लस एक्स मान के चलते हैं। तो जो स्पीड ऑफ लाइट है दैट इज प्रोपोगेशन, वो क्या है, प्रोपोगेशन क्या है प्लस आई कैप, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है जे कैप में, तो इतना तो पक्का है, प्रोपोगेशन ने प्लस आई कैप आई कैप पकड़ रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ने जे कैप पकड़ रखा है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड या तो अब के कैप होगी या माइनस के कैप होगी, लेकिन रहेगी वो जेड एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है। तो जो स्पीड ऑफ लाइट है, जो प्रोपोगेशन हो प्लस आई मैंने मान लिया, अलोंग एक्स डायरेक्शन लिखा है, अलोंग माइनस एक्स लिखा प्लस अलोंग एक्स लिखा है, तो अलोंग एक्स को हम पॉजिटिव मानते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट को प्लस आई और इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस जे दे रखा है, प्लस जे मतलब साइन ना गिवन हो तो प्लस ही मानते हैं, ठीक है, प्लस जे। तो आप जानते हो कि जो स्पीड ऑफ लाइट है, जो प्रोपोगेशन है, वो ई क्रॉस बी के अराउंड होता है, वो ई क्रॉस बी के अराउंड। तो ई क्या है जे, सी कितना है आई में। तो आप जानते हो जे क्रॉस के, जे क्रॉस के क्या होता है, जे क्रॉस के क्या होता है आई, जे क्रॉस के क्या होता है आई होता है, ठीक है। लिखा भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि जे क्रॉस के क्या होता है, जे क्रॉस के क्या होता है आई कैप होता है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड के कैप में होगी तो आप जानते हो जे क्रॉस के क्या आ जाएगा आई कैप आ जाएगा, और प्रोपोगेशन तो आई कैप में है ही, प्रोपोगेशन तो आई कैप में है ही।
तो जे क्रॉस के क्या हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा। क्लियर। अब बहुत को ये नहीं पता होगा कि जे क्रॉस के आई कैप कैसे आया, वेक्टर्स पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, थोड़ा सा वेक्टर्स पढ़ना पड़ेगा दोस्तों इसके लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लाइट विद एन एनर्जी फ्लक्स ऑफ 18 वोल्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर falls on a non-reflecting surface at normal incidence. If the surface has an area इतना, find the average force exerted on the surface during a 30-minute time span. Average force पूछा है, average force पूछा है during a 30-minute time span. तो सवाल है एवरेज फोर्स का। देखो मैं इसको कैसे बढ़िया तरीके से करके दिखाऊंगा, ये तरीका भी बहुत अच्छा है बट मैं और अच्छे तरीके से फास्ट तरीके से करके दिखाता हूँ। पहली बात क्या लिखा है, लाइट विद एन एनर्जी फ्लक्स, लाइट विद एन एनर्जी फ्लक्स। अब व्हाट डू वी मीन बाय एनर्जी फ्लक्स, लाइट विद एनर्जी फ्लक्स, व्हाट डू वी मीन बाय एनर्जी फ्लक्स, ये बताओ। लाइट विद एनर्जी फ्लक्स, व्हाट डू वी मीन बाय एनर्जी फ्लक्स, ये बताओ पहले। एनर्जी फ्लक्स का मतलब क्या होता है, एनर्जी फ्लक्स का मतलब होता है इंटेंसिटी। कैसे, देखो यूनिट देखो, एनर्जी फ्लक्स क्या है, वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब वॉट मतलब पावर अपॉन एरिया, पावर अपॉन एरिया। एनर्जी फ्लक्स की यूनिट क्या है, वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब पावर अपॉन एरिया। पावर क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम, पावर क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। पावर क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम एरिया। तो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है ना, पावर को क्या लिख सकते हैं, एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को क्या लिख सकते हैं, इंटेंसिटी। तो यही तो इंटेंसिटी होता है, यही तो इंटेंसिटी होता है। तो आपको जो एनर्जी फ्लक्स है 18 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बेसिकली इंटेंसिटी है। तो एनर्जी फ्लक्स क्या होता है, बेसिकली इंटेंसिटी होता है। सन में आगे डेरिवेशन, सन में आगे वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब पावर अपॉन एरिया, पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम एरिया, ये क्या हो गया, इंटेंसिटी हो गया। तो आपको इंटेंसिटी कितना दे रखा है, इंटेंसिटी कितना दे रखा है, 18 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और सरफेस कैसी है, नॉन रिफ्लेक्टिंग, सरफेस कैसी है, नॉन रिफ्लेक्टिंग। तो आपको हमने एक चीज पढ़ी थी रेडिएशन प्रेशर, हमने एक चीज पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर। तो रेडिएशन प्रेशर क्या था, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस में रेडिएशन प्रेशर क्या था, आई बाई सी। रेडिएशन प्रेशर क्या था, आई बाई सी, ठीक है, रेडिएशन प्रेशर क्या था, आई बाई सी, आई बाई सी। अब आप खुद जानते हो प्रेशर, अगर जैसे प्रेशर पता चल गया, फोर्स क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर होता है, वी नो बचपन में पढ़ते हैं प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया, फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। तो रेडिएशन प्रेशर आई बाई सी है, तो फोर्स कितना हो जाएगा, प्रेशर कितना है, आई बाई सी, तो आई बाई सी इंटू एरिया, ठीक है। इंटेंसिटी कितनी है, 18 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। स्पीड ऑफ लाइट तो बताइए 3 × 10⁸ और एरिया कितना है, एरिया कितना है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर में है, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 18 × 20 अपॉन 3 × 10⁸। तो 3 6 6 2 12, तो 120 अपॉन 10⁸, दैट इज 12 × 10⁻⁻7। तो ये आ गया। और चलो और ऐसे लिख लेते हैं, इसको लिख सकते हैं 1.2 × 10⁻⁻6 न्यूटन। ये आ गया, ये एक बार में आ गया, एक फॉर्मूले से। इन्होंने ऐसे किया, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बहुत नौटंकी करी है। देखो इन्होंने लंबे मेथड से किया है, ऐसा नहीं मेथड गलत है बट ठीक है, इनके मेथड भी ठीक है, मेरे मेथड से आप और फास्ट कर सकते हो। नेक्स्ट लिखा हुआ है, हाउ विल योर रिजल्ट बी मॉडिफाइड इफ द सरफेस इज परफेक्ट रिफ्लेक्टर। अगर सरफेस परफेक्ट रिफ्लेक्टर होगा तो आप जानते हो आंसर डबल हो जाएगा। हमने डिस्कस किया था ना, जब परफेक्ट रिफ्लेक्टर होगा, रिफ्लेक्टर में क्या होता है, चीजें डबल हो जाती है, मोमेंटम डबल हो जाता है, रेडिएशन डबल हो जाता है, फोर्स डबल हो जाता है। तो आंसर कितना आता है, इसका डबल आता है। तो आंसर कितना आ जाता है, 2.4 × 10⁻⁻12 आ जाता है, 2.4 × 10⁻12 आ जाता है, ये आ जाता है 2.4 × 10⁻12 आ जाता है, ठीक है। इनका मेथड भी देख लेते हैं, इनका मेथड भी देख लेते हैं। देखो इन्होंने क्या किया है, ऐसे किया, बड़ा बेसिक तरीके से किया। इंटेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इन्होंने सबसे पहले एनर्जी निकाली, तो एनर्जी क्या होगा, इंटेंसिटी इंटू एरिया इंटू टाइम, सब गिवन है। इंटेंसिटी गिवन है, एनर्जी फ्लक्स को इंटेंसिटी बोलते हैं, एनर्जी फ्लक्स को इंटेंसिटी बोलते हैं। तो इंटेंसिटी इंटू एरिया इंटू टाइम से एनर्जी निकाली, जो मैंने यूज लिखा हुआ है, जो यूज लिखा हुआ,
तो इंटेंसिटी इंटू एरिया इंटू टाइम से एनर्जी निकाली। अब एनर्जी से हमने क्या निकाला, मोमेंटम। कितना लंबा तरीका है। मोमेंटम क्या होता है, ई बाई सी। परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है, नॉन रिफ्लेक्टिंग है, नॉन रिफ्लेक्टिंग है तो ई बाई सी, रिफ्लेक्टिंग होता है तो 2 ई बाई सी, तो मोमेंटम निकाला ई बाई सी करके। फिर मोमेंटम निकाल के इन लोगों ने फोर्स निकाला। फोर्स क्या होता है, ई बाई सी अपॉन टी। 3 स्टेप में किया इन लोगों ने, ठीक है। उसके बाद जे यू निकाला, फिर मोमेंटम निकाला। मोमेंटम निकालने के बाद फिर टाइम से डिवाइड किया, उसके बाद फोर्स। ये भी तरीका मतलब गलत नहीं है, सही है, ये भी सही तरीका है, बट इससे और आ गया, रेडिएशन प्रेशर से और फास्ट आ गया। ठीक है, अब इस पे करते हैं, अब इस चीज पे करते हैं। देखो, about 5% of the power of 100-watt light bulb is converted to visible radiation. What is the average intensity of the visible radiation at a distance 1 meter from the bulb, at a distance 10 meter from the bulb? Assume that the radiation is emitted isotropically and neglect reflection. ये क्या नोटंकी क्या है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, टेंशन मत लो। ट्राई करके देखो, क्या कुछ पहले आप क्वेश्चन रीड कर देखो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ पा रहा। ठीक है, देखो यहां पर बेसिक आइसोट्रोपिकली का मतलब है, आपको यहां पे समझ में आएगा, बताता हूं। देखो पहले एक करके समझते हैं। एक बल्ब है, एक बल्ब 100 वॉट का बल्ब है, बट उसका सिर्फ 5% पावर ही, बल्ब का 5% पावर ही विजिबल रेडिएशन दे पा रहा। तो मतलब मेरी जो इफेक्टिव पावर है, जो पावर जिसको मुझे मतलब हो, जो पावर जो मुझे, जो मेरे मतलब की पावर हो, कितना है, 5% ऑफ 100। दैट इज 5। तो मेरे काम की जो पावर वो 5 वॉट है, क्योंकि जो इंटेंसिटी पूछी है, जो इंटेंसिटी पूछी है वो किसकी पूछी है, विजिबल रेडिएशन। इंटेंसिटी पूछी विजिबल रेडिएशन की, तो जो पावर है, जो पावर जो मेरी काम की वो 5 वॉट है, क्योंकि उसमें से 5% ही विजिबल है, बाकी 95% इंफ्रारेड होगी, अल्ट्रावायलेट होगी, व्हाटएवर। तो 5% पावर, मेरे काम की पावर 5 वॉट है। अब पूछा व्हाट इज द इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस 1 मीटर, एट अ डिस्टेंस 10 मीटर, एज्यूम दैट रेडिएशन इज एमिटेड आइसोट्रोपिकली एंड निग्लेक्ट रिफ्लेक्ट। कोई रिफ्लेक्शन कुछ नहीं हो रहा, कुछ रिफ्लेक्ट क्या होगा, रिफ्लेक्शन से क्या होगा, रिफ्लेक्शन से क्या होगा, रे ऑफ लाइट वापस आ सकती है, तो रिफ्लेक्शन को निग्लेक्ट करना है। तो रिफ्लेक्शन जैसी कोई भी चीज को निग्लेक्ट करना है, क्यों, रिफ्लेक्शन से क्या होता है, लाइट वापस भी आ सकती है, घूम के वापस आ सकती है, वो सब नहीं करना। आइसोट्रोपिकली का मतलब कि हर डायरेक्शन से इक्वली फैल। एज्यूम दैट रेडिएशन जो है, एक जैसे एक बल्ब होता है भाई, जैसे एक बल्ब होता है, बल्ब क्या करता है, अपनी लाइट को हर डायरेक्शन में इक्वली फेंकता है। बल्ब क्या करता है, अपनी लाइट को हर डायरेक्शन इक्वली फेंकता है। तो आइसोट्रोपिकली का मतलब हो गया कि इक्वल डायरेक्शन में फेंकना। यहां पर एक्चुअल मतलब ये हुआ, ये तो समझ में आ गया, बट बताना क्या चाहता है आइसोट्रोपिकली का मतलब यहां जो इंडिकेट करना चाहता है, वो करना चाहता है पॉइंट सोर्स, वो इंडिकेट करना चाहता है पॉइंट सोर्स। It wants to indicate कि आपको पॉइंट सोर्स मांगा, क्योंकि जो पॉइंट सोर्स होते हैं, जो पॉइंट सोर्स होते हैं वो हमेशा इक्वल डायरेक्शन में हर चीज इक्वली स्प्रेड आउट करते हैं। इक्वल डायरेक्शन में हमेशा चीजें इक्वली स्प्रेड आउट। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। तो आइसोट्रोपिक का मतलब ये होता है कि हर डायरेक्शंस में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पे वो इंडिकेट क्या करना चाहता है कि इंडिकेट करना है आपको पॉइंट सोर्स। आपको मान के चलना है कि ये बल्ब एक पॉइंट सोर्स है, बल्ब एक पॉइंट सोर्स है। तो अब सुनो पॉइंट सोर्स की कहानी। अगर एक पॉइंट सोर्स होता है, पॉइंट सोर्स की अगर इंटेंसिटी निकालनी है, लेट्स से पॉइंट सोर्स की इंटेंसिटी निकालनी है ए पॉइंट पे, ठीक है, एट अ डिस्टेंस आर। पॉइंट सोर्स की इंटेंसिटी निकालनी है लेट्स से ए पॉइंट पे एट अ डिस्टेंस आर, ठीक है। पॉइंट सोर्स की इंटेंसिटी निकालनी है ए पॉइंट पे एट अ डिस्टेंस आर। तो क्या करते हैं, सुनना बात को, इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी इज इक्वल टू, अभी डिस्कस किया था, पावर अपॉन एरिया। इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर अपॉन एरिया। ध्यान से लीजिएगा, पावर गिवन, इंटेंसिटी निकालने से ये पॉइंट सोर्स है, ये आपका पॉइंट सोर्स है, ये आपका पॉइंट सोर्स है, और एट आर डिस्टेंस पे आपको निकालना है इंटेंसिटी। क्या करेंगे, आर डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे एक ऐसा इमेजिनरी 3D स्फीयर बना लेंगे, देखते चले जाइए।
r डिस्टेंस पे इंटेंसिटी चाहिए, r डिस्टेंस पे इंटेंसिटी चाहिए, तो भैया क्योंकि लाइट रियलिटी में जो लाइट होती है वो 3 डायमेंशन में फैलती है, तो अगर r डिस्टेंस पे आपको इंटेंसिटी चाहिए, r डिस्टेंस पे इंटेंसिटी चाहिए, फॉर अ पॉइंट सोर्स की बात बता रहा हूँ, r डिस्टेंस पे इंटेंसिटी चाहिए, तो r डिस्टेंस पे एक इमेजिनरी स्फीयर बना लेते हैं, सर्कल नहीं, क्योंकि जो लाइट होती है वो 3 डायमेंशन में फेंकती है। जो रियलिटी में जो लाइट होती है, ऐसा लाइट तो नहीं कि ऐसे लाइट से फ्लैट तो जाती नहीं, लाइट ऐसे फ्लैट तो फैलती नहीं, लाइट ऊपर नीचे दाएं बाएं 3 डायमेंशन में फैलती है, लाइट में 3 साइड डायमेंशन से फेंकती है, लाइट में साइड डायमेंशन में फैलती है, तो इमेजिनरी स्फीयर एज्यूम कर, और ये एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इस इमेजिनरी स्फीयर का एरिया हो जाएगा। तो इंटेंसिटी क्या होती है फॉर अ पॉइंट सोर्स, पावर एरिया, एरिया फॉर अ पॉइंट सोर्स क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। स्फीयर का एरिया क्या होता है, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ अ पॉइंट सोर्स, दिस इज इंटेंसिटी ऑफ पॉइंट सोर्स का फॉर्मूला होता है पावर अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, पावर अपॉन 4 पाई r। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। अब हो जाएगा, देखो अब देखो, अब क्वेश्चन में क्या गिवन है और r क्या है, वही r क्या दे रखा है, वही दे रखा है स्मॉल r। तो दिस इज द इंटेंसिटी फॉर अ पॉइंट सोर्स, दिस इज द इंटेंसिटी फॉर अ पॉइंट सोर्स, ठीक है। अब क्या करना है, पहला केस क्या है, पहला केस क्या है, r इवन 1 है, पावर कितनी है 5 अपॉन 4 पाई इंटू 1, और दूसरे केस में क्या है 5 अपॉन 4 पाई इंटू 10 दे रखा है 10 स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। तो 5 अपॉन 4 पाई, तो 4 इंटू 3 कितना देगा 12, ठीक है। तो 5/12 कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 0.5 के आसपास, बट ठीक है। 12 4 48, तो 0.4 के आसपास, ये कितना हो जाएगा 0.4 इंटू 10⁻² वाट पर मीटर स्क्वायर, वाट पर मीटर स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट सवाल करते हैं, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय रेडिएशन कमिंग आउट फ्रॉम अ 100 वाट बल्ब at a distance 3 meter. Assume that the efficiency of the bulb is 2.5 centimeter and it is a point source. वही सवाल पर थोड़ा सा चेंज कर दिया कि इस बार तुम देखो, इस बार किस ऐसा नहीं दे रखा, ऐसा नहीं दे रखा कि भाई 5% इज कन्वर्टेड इनटू विजिबल रेडिएशन, यहाँ पे एफिशिएंसी दे दी, बात वही थी कि बल्ब की एफिशिएंसी 2.5% की, मतलब जो काम की चीज है वो 2.5% ही है, जो काम की एनर्जी, जो काम की पावर है वो 2.5%। तो पावर कितना है, पावर ऑफ द बल्ब कितना है 100 वाट, पर जो एफिशिएंसी कितनी है 2.5%, एफिशिएंसी 2.5, जैसे होता है ना एफिशिएंसी 50%, जैसे किसी चीज की एफिशिएंसी 50% है तो मतलब आप जितना इनपुट दे रहे हो उसका आधा ही मिलेगा। जैसे नीट एस्पिरेंट है, उसकी एफिशिएंसी 50% है, तो जितना पड़ता है उसका आधा ही आउटपुट में दे पाओ, ठीक है। एफिशिएंसी होता है इनपुट अपॉन एफिशिएंसी होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, एफिशिएंसी होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। तो एफिशिएंसी 2.5% है, मतलब वही चीज है कि जो काम की पावर है, जो पावर जो यूजफुल पावर जिसको हमको मतलब है वो कितना है 2.5% ऑफ 100 वाट, दैट इज 2.5। तो ये हम पावर यूज करेंगे, 2.5% एफिशिएंट है, तो आउटपुट इसका है, आउटपुट इसका, दिस इज पी आउटपुट। और हमको आउटपुट से मतलब, हमें इनपुट से मतलब नहीं होता। हमारे पापा मम्मी पापा पैसे लगा देते हैं खूब सारे हमारे फीस में, और किससे मतलब रखते हैं, आउटपुट से रखते हैं, है ना, कि आउटपुट अच्छा आना चाहिए, इनपुट कोई नहीं देखता। तो आउटपुट पावर जब मेन जिस पावर से मतलब है 2.5 वाट, ठीक है। अब पूछा है सवाल में, देखो इसमें इंटेंसिटी नहीं पूछ रहा, बट हमें निकालनी पड़ेगी। देखो ये अच्छा सवाल है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस्ड बाय द रेडिएशन। कैसे भैया, अभी तो हमने इस पावर से तो हम इंटेंसिटी निकाल सकते हैं, हाँ निकालो इंटेंसिटी, बताओ तो कैसे करते हैं। आपके सवाल अच्छा सवाल। इंटेंसिटी क्या होता है, पावर अपॉन 4 पाई r स्क्वायर फॉर पॉइंट सोर्स गिवन अ पॉइंट सोर्स, गिवन अ पॉइंट सोर्स। इंटेंसिटी कितना हो जाएगा 2.5 अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, r कितना है 3 स्क्वायर। तो आप इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हो, इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हो, इन लोगों ने फाइंड कर भी रखी होगी, ठीक है। इंटेंसिटी कितनी आ गई, वही है, वही उन्हें कर रखा है, वही उन्हें कर रखा है, कितना आ गया 0.022, ठीक है 0.022 आ गया।
ओरली कैसे भी कर सकते हो, 2.5 4 इंटू पाई 3 होता है, पाई 3 होता है, ये हो जाए 3 इंटू 9, 3 इंटू 9, 3 9 27, 3 9 27, 27, ठीक है 27। अप्रोक्सीमेटली कर रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली कर रहा हूँ। तो 2.5 को क्या लिख सकते हो, 2.5 को लिख सकते हो 25/10, 27 25 को कट कर दो, तो 1/4 इंटू 1/10, that is 0.25/10, that is 0.025, 0.022 आ गया अप्रोक्सीमेटली। मेरा आंसर 0.025, एक्चुअल में कितना 0.02। अब देखो, तो ये आ गई इंटेंसिटी 0.022, ये किसकी इंटेंसिटी है, ईएम वेव की इंटेंसिटी है। किसकी इंटेंसिटी, ईएम वेव की इंटेंसिटी है। अब जैसे मैंने आपको बताया था, एनर्जी आधी चली जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड के पास, जो एनर्जी ऑफ ईएम वेव होती है आधी इलेक्ट्रिक फील्ड के पास जाती है और आधी मैग्नेटिक फील्ड के पास जाती है। इंटेंसिटी के साथ भी वही है। क्यों, इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इंटेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब एरिया और टाइम तो गिवन क्वांटिटीज होती है कि कितना टाइम इंटरवल ले रहे हो, कौन सा एरिया पूछा है। तो इंटेंसिटी बेसिकली डिपेंड कर रही है एनर्जी पे। एरिया और टाइम तो सेम ही रहेगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के लिए, मतलब वो तो गिवन एरिया रहेगा, जो भी गिवन एरिया है वही एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी है, वही एरिया मैग्नेटिक फील्ड के लिए है, टाइम भी तो सेम ही रहेगा। तो डिटरमाइनिंग फैक्टर जो है वो एनर्जी है इंटेंसिटी का। और आप जानते हो कि जो ईएम वेव होती है, ईएम वेव इक्वल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करती है। जो ईएम वेव होती है 50% एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड को देती है और आधी दैट इज 50% मैग्नेटिक फील्ड को देती है। इंटेंसिटी में वही आ रहा है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो एरिया और टाइम तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के लिए गिवन एरिया तो सेम ही रहेगा, गिवन टाइम तो सेम रहेगा, और एनर्जी आधी आधी बढ़ती है। तो इंटेंसिटी भी क्या होती है, आधी आधी बढ़ जाती है। तो इसमें से आधी इंटेंसिटी कितनी होगी, 0.011 वॉट, दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और आधी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब सवाल क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। अब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछी है। देखो ये बढ़िया चीज बताओ, आप एनर्जी डेंसिटी फॉर्मूला जानते हो, एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की, लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई आरएमएस स्क्वायर। अब ये तो सही है, बट एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, ध्यान देखिएगा, एक डेरिवेशन दिखा रहा हूं। एनर्जी डेंसिटी होता है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी अपॉन वॉल्यूम ये होता है। अब वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो, सुनना बात, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज बताया जा रहा हूं। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो आप, एरिया इंटू डी लिख सकते हो, ठीक है, एरिया इंटू डी या एरिया इंटू लेंथ है ना, एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हो। तो एनर्जी डेंसिटी को क्या लिख सकते हो, एनर्जी डेंसिटी लिख सकते हो। एनर्जी डेंसिटी होता है क्या, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, और आई कैन से ऐसे कर देते चलो, और आई कैन से एनर्जी डेंसिटी को आप ऐसे लिख सकते हो, एनर्जी डेंसिटी एनर्जी अपॉन वॉल्यूम या फिर एनर्जी अपॉन एरिया इंटू लेंथ। इंटेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं और टाइम से डिवाइड कर दूं तो क्या हो गया, तो एनर्जी डेंसिटी को क्या लिख सकते हैं, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये हो जाएगा इंटेंसिटी। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसको बोलते हैं इंटेंसिटी, इनटू टाइम अपॉन लेंथ। आप जानते हो डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगा आपका, आई बाई सी, आई बाई सी। एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगा, आई बाई सी। पर सर आई बाई सी तो रेडिएशन प्रेशर होता है, बात सही है आपकी, आई बाई सी रेडिएशन प्रेशर होता है, बात सही है, बट ये चीज देखो, सुनो बात को, यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया चीज बताने जा रहा हूं, यूनिट्स एंड डायमेंशन का कॉन्सेप्ट याद आ गया, याद रख लीजिएगा। प्रेशर की और एनर्जी डेंसिटी की यूनिट सेम होती है, यूनिट इन द सेंस डायमेंशन सेम होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है। तुम देखो एनर्जी डेंसिटी में क्या आ रहा है, आई बाई सी आ रहा है,
वो दूसरे तरीके से आ रहा है। ऐसा नहीं है कि एनर्जी डेंसिटी रेडिएशन प्रेशर ही हो गया सच, बट कहीं ना कहीं वही होता है, ठीक है। लेकिन अभी आपको क्या चीज समझनी है, क्या चीज समझनी है, बढ़िया चीज मन में आई मेरे कि यूनिट्स एंड डायमेंशन में बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। एनर्जी डेंसिटी की जो डायमेंशन होती है वो प्रेशर की डायमेंशन के बराबर होती है। तुम देखो इसका फॉर्मूला भी वही आ रहा है, आप याद कर सकते हो। एनर्जी डेंसिटी बेसिकली रेडिएशन प्रेशर ही होता है, ठीक है। नॉट वेरी डायरेक्टली एग्जैक्टली वही हो जाता है, बट हाँ सिमिलर होता है। तुम देखो फॉर्मूला भी वही आ रहा है। तो एनर्जी डेंसिटी भी बिल्कुल रेडिएशन प्रेशर जैसा I/C आ रहा है। तो ऐसा मत सोचना, बस बता दे रहा हूं कि ऐसा मत सोचना कि एनर्जी डेंसिटी रेडिएशन प्रेशर ही होती है। सिमिलर है बट एग्जैक्टली सेम नहीं, वो उस कॉम्प्लिकेशन में मत जाओ। इंपॉर्टेंट चीज तो ये जाओ, यूनिट्स एंड डायमेंशन के बड़ा बेहतरीन सवाल आपको याद रहेगा हमेशा जिंदगी भर के लिए कि जो एनर्जी डेंसिटी की डायमेंशन होती है और जो प्रेशर की डायमेंशन होती है एग्जैक्टली सेम। तो अब इसका निकालना है, इंटेंसिटी पता है तो एनर्जी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, एनर्जी डेंसिटी कितनी हो जाएगी I/C। इसकी एनर्जी डेंसिटी कितनी हो जाएगी I/C। और एनर्जी डेंसिटी होते कितनी है मैग्नेटिक फील्ड की, हाफ V² RMS अपॉन म्यू नॉट। ये कितना हो जाएगा I/C, दैट इज 0.011 अपॉन 3 × 10⁸। और यहां पर एनर्जी डेंसिटी क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की, हाफ एप्सिलॉन नॉट E RMS²। कितना हो जाएगा 0.011 अपॉन 3 × 10⁸। अब हम निकाल सकते हैं बी आर एम एस कितना हो जाएगा, B² RMS कितना हो जाएगा 0.011 अपॉन 3 × 10⁸, ठीक है, हो जाएगा 2 टाइम्स म्यू नॉट, ठीक है। बी आर एम एस कितना हो जाएगा अंडर रूट, बी आर एम एस कितना हो जाएगा अंडर रूट 0.011 इंटू 3 × 10⁸ इंटू 2 इंटू म्यू नॉट कितना होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। सॉल्व कर सकते हैं इसको, सॉल्व कर सकते हैं। अब 0.011 को क्या लिख सकते हैं, अब 0.011 को आप 0.1 मान, 0.011 को 0.01 मान लो। अब 0.01 को क्या मान सकते हो, ऐसे कर सकते हो, इसको आप 1 मतलब इसको आप मान लो 10⁻² हो गया, ठीक है। तो देगा 2 4 × 8 इंटू, अब देखो ये 3 और 3 कट जाएगा, ये पाई और पाई कट जाएगा, ठीक है। तो 2 4 × 8, ये 8 हो गया इंटू 10⁻7, इसको क्या लिख सकते हो 10⁻² लिख सकते हो, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 10⁻², 10⁻7, 10⁻9 और 10⁻8, ठीक है। ये हो जाएगा कितना इंटू 10⁻, ऐसे कर सकते हैं 8 अपॉन 10⁻17, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं 4 इंटू 2 अपॉन 10⁻16 इंटू 10। तो 4 बाहर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 बचेगा, 10⁻16 बाहर आ जाएगा तो बचेगा 10⁻8, ठीक है, इंटू √2 अपॉन 10, ठीक है। तो कितना होगा 2 अपॉन 10⁻8, √2 हो जाएगा 1.4, √10 होता है, √10 कितना होता है 3.2, ठीक है। याद होना चाहिए √2, याद √2 कितना होता है 1.414 और 1.4 अप्रोक्सीमेटली, और ये हो जाएगा 3.2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2.8 अपॉन 3.2 इंटू 10⁸, ठीक है। सॉल्व कर लेना, कितना हो जाएगा 28 अपॉन 32 इंटू 10⁸, तो 0.9 समथिंग, तो 4 4 4 8 जा 4 7 जा 7/8 इंटू 10⁸। इतना कर लिया, कोई गलती ना कर दियो मैंने, इतना लंबा खींच दिया। अगर गलती कर दी, रात के बज रहे बहुत ज्यादा, ले ऐसा करना, मैट्रिक आप देख लेना बाबू कितनी आ रही है, ठीक है। मैट्रिक आप देख लेना कितनी आ रही है, तो मैं देख ही लेता हूँ 1 सेकंड को जरा।
ठीक है, वही मतलब फंडा वही है, कुछ अलग नहीं किया है, सेम फंडे से किया है। ठीक है, सेम फंडे से हमने किया है, सेम फंडे से किया है। आप निकालना, आप या फॉर एग्जांपल आप वैल्यू फाइंड करके रखना। ठीक है, कहां गया हमारा आंसर, कहां गया। ठीक है, इसको सॉल्व करो। 7/8 कितना हो जाएगा, 8 9 72। ठीक है, नहीं 8 9 72, हाँ। तो 7/8 कितना हो जाएगा, ये अराउंड अप्रोक्सीमेटली 0.9 हो जाएगा, राइट, अप्रोक्सीमेटली 0.9 हो जाएगा। 0.9 इंटू 10 की पावर 8। तो जो आपका आंसर दे रखा है दैट इज 10 की पावर 8 नहीं, 10 की पावर -8, ठीक है, माइनस, दैट इज 9 इंटू 10 की पावर -9। ठीक है, और आपकी मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, और जो मैग्नेटिक फील्ड आ रखी है, आंसर जो दे रखा है वो दे रखा है, यही दे रखा है 9.6 इंटू 10 की पावर -9। अप्रोक्सीमेटली सेम आंसर, हमारा आंसर ये आया 9 इंटू 10 की पावर -9, और इनका ये आया, ये BRMS वैल्यू है, BRMS आई है। इससे आप B0 निकाल सकते हो, इससे आप B0 निकाल। अब एक बार B0 निकल गया, B0 निकल गया, फिर बेवकूफी मत करना, फिर फॉर्मूला मत लगाना। जैसे B0 निकल गया, फिर E0 इज इक्वल टू B0 से E0 निकाल लेना। फॉर्मूले से, बड़े फॉर्मूले से मत निकालना E0, बड़े फॉर्मूले से E0 मत निकालना, बड़े फॉर्मूले से E0 मत निकालना। B0 जैसे निकल गया, ये BRMS आया, ये BRMS आया, BRMS से B0 निकालना, B0 क्या होगा, √2 टाइम्स BRMS, और जैसे B0 आ गया इंटू C कर दोगे तो E0 आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप चेक करके देख सकते हो। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन तो हो गए, इसका एक एग्जांपल रह गया, इसका एक एग्जांपल रह गया, दैट इज एग्जांपल नंबर 1। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इतना रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, EM वेव का एग्जांपल नंबर 1 मैंने जानबूझ के लिया, वो रेलेवेंट नहीं है, वो नीट के लिए छोड़ सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू, टाटा, बाय बाय। अब सैटरडे संडे को मैं जनरली ऑफ रखता हूँ, सैटरडे संडे को हम जनरली ऑफ रखता हूँ, तो हम मिलेंगे मोस्ट प्रोबेबली मंडे को मिलेंगे, मोस्ट प्रोबेबली मंडे को मिलेंगे, शायद शाम को मिले इस बार, मोस्ट प्रोबेबली मंडे शाम को मिलेंगे, मैं आपको बता दूंगा जैसे भी टाइम मिलेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।